Hello. Yes. Now our new topic is writing and balancing a chemical equation. तो केमिकल इक्वेशन को पहले लिखना और फिर उसे बैलेंस करना, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. तो राइटिंग एंड बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी केमिकल इक्वेशन जो हो ना, जब हम उसको उसके वर्ड्स के साथ लिखते हैं किसी का नाम, तो वो वर्ड इक्वेशन कहलाती है. लाइक इफ़ आई कैन राइट लाइक जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते हैं आपस में और बनाते हैं जिंक सल्फेट प्लस hydrogen. Now this equation is known as word equation. This is known as word equation. ठीक है, this is known as word equation. अब अगर हम इसको इसके फॉर्मूला के साथ लिखें, इसके वर्ड इक्वेशन लिखने में ये प्रॉब्लम है कि इससे हमें इसके बारे में इससे ज़्यादा कोई जानकारी नहीं मिलती. यहाँ सिर्फ ये पता चलता है कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है और फिर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन यहाँ पर बन रहा है. लेकिन जब हम इसको इसके फॉर्मूला के साथ लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि किसके अंदर से कौन से एटम्स जो हैं वो रिलीज़ हुए और उन्होंने प्रोडक्ट में कौन सा एक नया प्रोडक्ट बनाया और इनका रीअरेंजमेंट किस तरह से हुआ, इनकी स्टेट्स में कैसे चेंजेस आए, ये सब कुछ हम एक केमिकल इक्वेशन के थ्रू बता सकते हैं. लाइक जैसे अगर हम इसको लिखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जिंक, जिसका केमिकल जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है जिंक, जैसे इज एज अ सिंबल हम इसको लिख सकते हैं. प्लस यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की जगह H2SO4 जो कि इसका फार्मूला है उसको लिखा जाता है. जिंक और H2SO4 आ गया और यहाँ पर बनता है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन इसके अंदर से रिलीज़ होता है. तो ये हो गया इक्वेशन जिसे हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन. तो यहाँ इस इक्वेशन को देखने से हमें ये पता चलता है कि पहले जिंक जो था वो सिंगल था, इसके बाद इसका H2SO4 के बॉन्ड्स ब्रेक हुए, इसके अंदर से हाइड्रोजन भी अलग हो गया, सल्फेट भी अलग हो गया, ये सल्फेट जा कर के जिंक से ऐड हो गया, ये सल्फेट गया जिंक से ऐड हो गया, हाइड्रोजन जो है एज अ गैस रिलीज़ हो गया. तो इससे हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि नए पुराने बॉन्ड्स टूटे हैं और कुछ नए बॉन्ड बने हैं. दूसरा, इसके अंदर हम ये बता सकते हैं कि इनका क्या स्टेट था. इसके लिए हम यहाँ पर डिनोट करते हैं कि जैसे जिंक है तो इसके नीचे हम यहाँ पर लिखेंगे. 4 तरह से हम इनकी स्टेट को बता सकते हैं. अगर ये सॉलिड है, कोई भी केमिकल या सब्सटेंस जो है वो अगर सॉलिड है तो उसके लिए लिखा जाता है S और उसको हम यहाँ पर ब्रैकेट में डाल देते हैं. अगर सॉलिड है तो S, अगर वो लिक्विड है तो उसके लिए हम लिखेंगे L और उसको भी हम ब्रैकेट में डालेंगे. अगर वो गैस फॉर्म में है तो हम उसके लिखेंगे G, उसको भी हम ब्रैकेट में डालेंगे. और अगर वो एक्वस है, एक्वस का मीनिंग होता है कि कोई भी वाटर सॉल्यूबल सॉल्यूशन इन वाटर अगर है किसी का तो उसके लिए लिखा जाता है एक्वस. तो ये 4 जो है ये इनकी हम फिज़िकल स्टेट इनकी होती है जिसे हम बता सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर इस फॉर्मूला के अंदर जिंक तो था वो सॉलिड है, प्लस H2SO4 जो है वो लिक्विड है. ठीक है, या ये एक्वस भी हो सकता है H2SO4 या लिक्विड भी हो सकता है यहाँ पर. इसके बाद ये बनता है यहाँ पर ZnSO4 प्लस H2 यहाँ पर गैस है और ZnSO4 जो है ये फिर से एक लिक्विड है. तो इस तरह से हम इनकी फ़िज़िकल स्टेट को भी यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं सिंपल फॉर्म में. जैसे अगर हम यहाँ पर लिखें, अगर हम H2 और O2 को लिखते हैं तो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं H2O, ये गैस है, ये भी एक गैस है और वाटर जो बनता है वो लिक्विड है. तो इससे हम ये भी पता चल सकता है कि यहाँ पर इनका
कौन सा फिज़िकल स्टेट इनकी है। इसके अलावा इनको और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए अगर यहाँ पर कोई कंडीशंस अप्लाई हो रहे हैं, यानी अगर हमें कोई इक्वेशन को या कोई रिएक्शन को कराने के लिए हीट देना पड़ रहा है, तो हम उस हीट को इस सिंबल के साथ डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंबल है हीट के लिए, अगर एनर्जी देना है तो। ठीक है, अगर हमें कोई वहाँ पर कोई भी जो अगर हमको वहाँ पर कोई केमिकल ऐसे यूज़ करने पड़ रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करने पड़ रहे हैं या रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करने पड़ रहे हैं, तो ये सब कुछ हम जो ये एरो है इसके ऊपर और नीचे डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई रिएक्शन के अंदर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है या उसके अंदर कोई हमें टेम्परेचर देना पड़ रहा है या फिर उसके अंदर हमें कोई एजेंट इंट्रोड्यूस करने पड़ रहे हैं, तो हम उनको किस तरह से लिख सकते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि एक रिएक्शन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या है, गैस के फॉर्म में होती है। इसको जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो भी एक गैस है, तो जब हम इसको इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पर बनता है मेथेनॉल, जिसे हम कहेंगे CH3OH। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन ऐसी है, ये है मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हाइड्रोजन और ये आ गया हमारा मिथेनॉल। लेकिन ये रिएक्शन ऐसी है कि ये आपस में आसानी से रिएक्शन नहीं करते, तो यहाँ पर क्या होता है, हमें प्रेशर देना पड़ता है। तो इसके अंदर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 300 ATM। ओके, उसके बाद हमें इसके अंदर 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये इक्वेशन, ये रिएक्शन होती है, तो ये हमें यहाँ पर हीट देनी पड़ी 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद भी ये रिएक्शन नहीं करते तो इनके अंदर रिएक्टेंट को ऐड किया जाता है। इनके अंदर कुछ ऐसे एजेंट इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं जो इस रिएक्शन को करवा सकते हैं, कैटलिस्ट जिसे हम कहते हैं, कैटलिस्ट। तो जो भी कैटलिस्ट इसके अंदर यूज़ होता है उसको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसके अंदर हमने जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया है। तो अब इस इक्वेशन को देख करके यहाँ पर हमें सब कुछ पता चलता है कि इसके अंदर क्या क्या यूज़ हुआ है। अब हम इसे बैलेंस भी कर सकते हैं। बैलेंसिंग करना अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर हम इस तरीके से इसको बता सकते हैं। तो ये एक केमिकल इक्वेशन इस तरह से लिखा जाता है। इसके अंदर हमें ये पता चल जाता है कि ये गैस फॉर्म में है। इसके बाद इसके अंदर इतनी सारी कंडीशंस हमें अप्लाई करनी पड़ी और उसके बाद हमारे पास मेथेनॉल बना, और मेथेनॉल जो था वो लिक्विड फॉर्म में हमें मिलता है। तो इस एक इक्वेशन को लिखने से हमें इस सारी रिएक्शन के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो एक साथ पता चल जाती हैं। तो इसलिए केमिकल रिएक्शंस को इस तरह से लिखना बहुत सही था और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी था। अब हम सेकंड जो हमारा इसके अंदर था, ये हमारा राइटिंग हुआ है। सेकंड इसके अंदर था बैलेंसिंग। तो अब हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंसिंग कैसे करते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमारे कोई भी हम एक रिएक्शन ले सकते हैं और उसको हम बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। तो जैसे अगर हम अपनी बुक के हिसाब से देखें, जो आपकी बुक में भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, पहले हम उसी को ले लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर था कि फेरस है एक, ये रिएक्शन करता है वाटर के साथ, ये रिएक्शन करता है। आयरन है, आयरन वाटर के साथ रिएक्शन किया, आयरन के रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड बनाया, Fe3O4 प्लस उसने बनाया हाइड्रोजन गैस। अब ये हमारी एक इक्वेशन है। अब हमें इसको देखना है कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक हम लेंगे इसके अंदर रिएक्टेंट, दूसरा हम लेंगे प्रोडक्ट। अब इन दोनों के अंदर देखिए हमारे पास पहला है फेरस। तो फेरस हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर एक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक है, इसका एक एटम है। प्रोडक्ट के अंदर फेरस कितने हैं, 3 हैं। ठीक है,
हाइड्रोजन जो है इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर H2 2 हाइड्रोजन है तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं, एक ही है H2, तो यहाँ पर भी इसके कितने हैं, 2। ठीक है, तीसरा हम इसके अंदर लिखेंगे, हमारे पास तीसरा एलिमेंट इसके अंदर है ऑक्सीजन, तो हमने ये लिखा ऑक्सीजन। रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीजन सिर्फ एक है यहाँ पर, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से। अब अगर हम इनको कंपेयर करें तो कंपेयर करने से हमें पता चल रहा है कि रिएक्टेंट के अंदर फेरस के जो मॉलिक्यूल हैं वो 1 हैं, प्रोडक्ट के 3 हैं, प्रोडक्ट में 3 हैं। हाइड्रोजन इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। ऑक्सीजन इसमें 1 है और इसमें 4 है। तो यानी ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि हमने देखा था और हम हमेशा जानते हैं कि रिएक्टेंट के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, एटम्स होने चाहिए, उतने के उतने ही एटम्स जो हैं वो हमारे प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। तो अब हम इसे बैलेंस करते हैं, यानी जहाँ पर जो कम है उसे हम थोड़ा बढ़ाएंगे, उसके एलिमेंट्स को बढ़ाएंगे और हम उसको बाकी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास फेरस यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 3 है। तो अब हम इस फेरस को यहाँ पर वापस से इक्वेशन लिखते हैं। इस फेरस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, ठीक है, प्लस हमारे पास था H2O, प्लस हमारे पास रिएक्शन आया है, प्रोडक्ट में आता है हमारे पास Fe3O4, प्लस हमारे पास बनता है H2। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको अगर हम यहाँ पर 3 कर देते हैं तो हम अपनी इक्वेशन में देखेंगे कि रिएक्टेंट भी 3 हो जाएंगे और प्रोडक्ट के अंदर भी ये 3 हो जाएंगे, यानी ये बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो अनइवन है वो है ऑक्सीजन, जो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है। रिएक्टेंट के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन किसके पास है, H2O के पास है, तो हमें इसके ऑक्सीजन बढ़ाने हैं। यहीं पर ही हम ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, 1, और यहाँ पर कितने हैं, 4, तो हमको इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसके आगे लिख देते हैं 4। अब आप देखिए कि इसके हम अगर 4 बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर 4 हो गए ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, क्योंकि यहाँ पर 2 थे और यहाँ पर 4 था, 2 4 = 8। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, हमारे पास हाइड्रोजन है यहाँ पर ओनली 2, तो हमें इसके हाइड्रोजन भी बढ़ाने पड़ेंगे। कितने बढ़ाने पड़ेंगे, हमें इसके हाइड्रोजन 4 टाइम्स करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें हाइड्रोजन यहाँ पर भी 8 ही चाहिए, 8 ही चाहिए, तो हम इसको भी क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर हम ये इक्वेशन लिखते हैं और फिर हम इसके वापस से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखते हैं, तो हम इनको यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं। जो हमने इक्वेशन बैलेंस करी है उसके हिसाब से हमने वापस यहाँ पर एक बॉक्स बनाया। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे फेरस के 3 हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फेरस के 3, और यहाँ पर भी फेरस के कितने हैं हमारे पास, 3, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास 8 हो गए हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए हैं, 8। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास 4 हैं और यहाँ पर भी हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये 3, ये भी 3, ये 8, ये भी 8, और ये 4 और ये भी 4, यानी कि ये जो इक्वेशन हमने अभी बनाई है ये पूरी तरह से बैलेंस होती है। तो अब हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, 3 फेरस + 4 H2O gives us Fe3O4 + 4H2। ये हमारी इक्वेशन बैलेंस होती है। ठीक है, इसको और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम इसके आगे इनके फिज़िकल स्टेट्स को भी इंडिकेट करेंगे। फेरस है हमारे पास सॉलिड है, H2O लिक्विड के फॉर्म में था, Fe3O4 हमें फिर से सॉलिड के फॉर्म में मिलता है, और 4H2 एज अ गैस रिलीज़ हो जाता है। तो अब ये इक्वेशन हमारी पूरी तरीके से एक केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन है।
इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से और भी कई एग्जाम्पल्स हैं जो आपके पीछे बुक में भी दिए गए हैं और हम आगे भी इनको ऐसा सॉल्व करते रहेंगे। तो अभी हाल के लिए, अभी इस समय के लिए हमारे पास हमने ये केमिकल इक्वेशन यहाँ पर एक बैलेंस की है। इसके अलावा अगर हमें कुछ और भी बैलेंस करना हो तो हम यहाँ पर अपने हिसाब से रिएक्शंस लिख करके उसको बैलेंस करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके।